नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। गुरुवार शाम को उत्तराखंड के हल्द्वानी के भनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ा बवाल हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने देर शाम उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की। पैर में गोली मारने के आदेश जारी किए। एक को गोली लगने की भी सूचना है। प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भीड़ ने थाने को घेर लिया और थाने के अंदर मौजूद लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया। उन पर हमले पथराव किया गया और फिर पेट्रोल बम से हमला किया गया। थाने के बाहर वाहनों में आग लगा दी गई और धुएं की वजह से दम घुटने लगा। पुलिस थाने की सुरक्षा के लिए ही आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। तो उसके बाद जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीजें थी। तो थाने को घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। तो पहले अनाउंस करा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अनाउंस करा गया लाउड स्पीकर पर कि आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, अन्यथा हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद पानी की बौछार भी अग्निशमन के माध्यम से करी गई ताकि उस आग को बुझाया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन से बचाया जा सके। ये भी किया गया। उसके बाद भी जब वो मॉब डिस्पर्स नहीं हुआ तो कुछ जगह से ये सूचना आई कि जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है, वो सब जांच का विषय है। जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए। कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहां ऑर्डर किया। इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए, तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी और एसटीएच से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना 4 की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही 2 बॉडीज जो हैं वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी। उसके कारण ये 4 का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी नगर निगम में अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराने की कार्रवाई की तो एक समुदाय के कई लोग सड़कों पर आ गए और जमकर हिंसा की। हिंसक भीड़ ने पुलिस और निगम कर्मियों पर पत्थरों और पेट्रोल बम से हमला किया। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हल्द्वानी डीएम के मुताबिक योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया। वहीं कई पुलिसकर्मियों ने कहा कि उपद्रवियों ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला और धामी सरकार ने क्या एक्शन लिया है, आइए देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए।
बरेली में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। शहर को सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौरीक रजा ने सरकार पर मुसलमानों के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। मौलाना का विरोध में अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देने का प्लान भी बनाया है। 2 से 3 बजे के बीच बरेली में ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। वहीं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता भीम मनमोहन ने इस पूरे मामले का जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बरेली में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट है और मैं आपको बता दूं कि दरगाह से संबंध रखने वाले मौलाना तौकीर रजा ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी कर रही है और उनके धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने की बात मौलाना ने की थी और मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि इस चौराहे का नजारा दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। और आपको ये भी बता दें कि इस समय जिलाधिकारी और एसएसपी ग्राउंड पर है और जिले के तमाम ऐसे अधिकारी जो कानून व्यवस्था से संबंध रखते हैं वो सक्रिय है। और ये आपको मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद है जहाँ पर मौलाना नमाज पढ़ने आएंगे और उसके बाद यहाँ से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रशासन का कहना है कि साफ तौर पर कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर जो भी ऐसा करेगा उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। मैं फिर चाहूंगा अपने कैमरामैन से नवल्टी चौराहे का नजारा दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की पूरी तैयारी कर रखी है प्रशासन ने और खास तौर पर यहाँ पर जो कोतवाली थाना क्षेत्र है वहाँ पर जगह जगह पर फोर्स को तैनात किया गया है। जिले के सभी कोनों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड जाने वाली कई बसें यहाँ से नहीं जा रही हैं। वजह उत्तराखंड में जो व्यवस्थाएं हैं बिगड़ी है हल्द्वानी में खास तौर पर, उसके मद्देनजर भी यहाँ पर बसों को रोका गया है। इसी तरीके से तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जहाँ पर प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए तो वहाँ पर प्रशासन अलर्ट है। कैमरामैन अजय के साथ मैं भी मनोहर, टीएनपी न्यूज़ बरेली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर सपा महासचिव शिवपाल यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम जयंत चौधरी और उनके पिताजी को अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने उनके साथ काम किया है। हमें उम्मीद भी है कि जयंत किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और वह कहीं नहीं जाएंगे। हम जयंत को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनके पिताजी को भी अच्छी तरह जानते हैं। उनके साथ मैंने काम भी किया है। उनके पिताजी ने कभी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया है। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पूर्व विधायक विनोद घोषालकर के बेटे की हत्या कर दी गई है। अभिषेक घोषालकर गुरुवार को फेसबुक लाइव चैट में चर्चा पर थे। हमलावर ने इसी दौरान उन पर गोली चलाई। आरोपी ने अभिषेक पर गोली चलाने के बाद खुद को भी गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, एक हत्या का मामला और दूसरा खुदकुशी का। वहीं मुंबई पुलिस ने इस हत्या के मामले में मेहुल पारेख नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल जब फेसबुक लाइव चल रहा था तब मेहुल मारिस के दफ्तर में पहुंचा था। लाइव के दौरान ही मारिस ने कहकर उठते दिखा कि मेहुल आया है। उसके कुछ देर बाद ही मॉरिस ने अभिषेक घोषालकर को गोली मार दी और खुद को भी गोली मार दी। इस वारदात में मेहुल की कोई भूमिका नहीं है। इस बात की पुलिस जांच कर रही है। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। महाराष्ट्र के मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोषालकर की हत्या पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल अभिषेक घोषालकर की हत्या हुई, मॉरिस नोरोन्हा ने इसकी हत्या की, उनसे भी अपने आप को गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी घटना बहुत गंभीर है और इस प्रकार से एक युवा नेता की मृत्यु होना दुखद है, लेकिन इस पर राजनीति करना और भी दुखद है। 2024 में मॉरिस और अभिषेक दोनों के साथ बैनर देखने को मिले थे और कई सालों में वे साथ में काम भी कर रहे थे। किसी वजह से उन दोनों में दुश्मनी हुई जिसकी जांच फिलहाल की जा रही है। ये आपसी बैर की वजह से ये घटना हुई है। राज्य सरकार ने लाइसेंस गन और बिना लाइसेंस गन के अगर कोई गन मिली है तो कहां से मिली है, इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं। कल यूबीटी के नेता अभिषेक घोषालकर, इनकी जो हत्या हुई और हत्या के बाद जिन्होंने हत्या की वो मॉरिस, इन्होंने भी अपने आप को गोली मार ली। ये पूरी घटना बहुत गंभीर है। इस प्रकार से एक युवा नेता की मृत्यु होना ये दुखद है, किंतु इसको कानून व्यवस्था के साथ जोड़कर और उस पर राजनीति करना ये भी बहुत दुखद है, क्योंकि 2024 में भी मॉरिस
और घोषालकर जी, इनके साथ में हमको बैनर्स देखने को मिले, साथ में नए साल का स्वागत उन्होंने मिलकर किया। कई वर्षों से वो साथ में काम करते थे, किन्हीं कारणों से उनमें दुश्मनी तैयार हुई थी। अभी उनमें से कई कारण सामने आ रहे हैं जिसकी तफ्तीश चल रही है। एक बार इसकी पुष्टि होने के बाद वो कारण भी बताए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो घटना है, ये घटना एक प्रकार से जो आपसी बैर है उसके कारण हुई है। ये लोग साथ में ही काम करने वाले लोग थे। महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वामपंथी पत्रकार निखिल वागड़े के खिलाफ पुणे के विश्राम बाग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी नेता सुनील देवधर की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी पर अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी। भारत रत्न का भी वामपंथी पत्रकार ने अपमान किया था। बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सुनील देवधर की शिकायत के बाद देश भर में कार्रवाई की मांग उठी थी। भारत रत्न देश की धरोहर है, सब जानते हैं, और देश के लिए जो परमोच्च कोटि का योगदान देश के लिए देते हैं उनको भारत रत्न दिया जाता है। महाराष्ट्र में एक पत्रकार है जिनको आजकल कोई एंटरटेन नहीं करता है, तो केवल ट्विटर के माध्यम से इस तरह से संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ, समाज में एक दूसरे के साथ झगड़ा लगाने वाले ऐसे अराजक तत्व जिनको कह सकते हैं, ऐसे निखिल वागड़े हैं जिन्होंने एक बहुत ही आक्षेपार्ह ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आडवाणी जी को भारत रत्न मतलब एक दंगाई को दूसरे दंगाई ने दी हुई शाबाशी है, और उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और आडवाणी जी दोनों का हैशटैग यूज़ किया है। इसको भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने आडवाणी जी का अपमान किया है, उन्होंने भारत रत्न का अपमान किया है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, और इससे भी बड़ी बात है कि भारत रत्न ये देश के राष्ट्रपति देते हैं। तो हमारे देश की राष्ट्रपति जो एक आदिवासी है, जो एक महिला है और जो एक शिक्षिका है, शी इज़ ए टीचर, ऐसे सभी लोगों का एक साथ अपमान एक ट्वीट से किया है, और इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बेटियों मिसा भारती और हेमा यादव को दिल्ली की राउजमेनी कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में तीनों को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दें, विशेष कोर्ट ने मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की शिकायत के बाद बिहार की लालू परिवार के कई सदस्यों को समन भेजा था। इसमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी, उनकी बेटी मिशा और हेमा शामिल थी। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की ऑनलाइन परीक्षा में नकल का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ मेरठ की टीम ने 12 सॉल्वर्स को बागपत बड़ौत से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 8 एडमिट कार्ड और भारी मात्रा में छात्रों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बता दें कि सॉल्वरों का बागपत बड़ौत की आवास विकास कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। सॉल्वर गैंग हैकिंग के जरिए परीक्षार्थियों की कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसके एवज में सॉल्वर गैंग के सदस्यों ने परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूल कर रखी थी। बता दें कि सॉल्वर गैंग आए दिन कई परीक्षाओं में सेंधमारी करते हैं और परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूलते हैं। बिजनौर के चांदपुर में 1 लाख की रिश्वत मांगने पर सिपाही को निलंबित किया गया है। जलीलपुर चौकी पर 2 युवकों को पूछताछ के लिए लाया गया था। युवकों के परिजन ने छोड़ने के नाम पर 50-50 हजार की रिश्वत मांगी। पीड़ित ने वीडियो बनाकर एसपी से शिकायत कर दी। जांच में शिकायत सही पाई जाने पर सिपाही पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। सब सैलून की दुकान कर रही, पवन की उसमें अमिताभ की दुकान में 4-5 महीने से दुकान बताइए सैलून की सर। गरीब आदमी हूँ सर, तो वहाँ दुकान पे से लड़के उठा लिया। मैं साहब मजदूरी करने गया था। किसने उठा लिया? राजन जी भाई ने। जी। फिर तो साहब मुझे पता लगा तो मैं यहाँ गया। फिर और से भी पूछा मैंने, तो मेरा हार्ट का बीमार हूँ सर। पहले मुझे 60-62 हज़ार रुपये मैं 22-23 दिन हमारा आया डेंटल में सर। अब क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? अब सर मैं इनके साथ में अपना जहाँ वहाँ सुबह को जा, मैं वहाँ को भी चाह तो पिया मैं साहब अरे साहब करेंगे। फिर कभी शाम कह दिया उनके साहब सवेरे को करेंगे। फिर हाँ अब 4 दिन हो गए सर। अब जब वहाँ तो जब साहब हम यहाँ आए साहब, तो क्या कह रहे हैं पुलिसकर्मी जो सब कह रहे साहब पैसे को कह रहे साहब गरीब आदमी, मेरे पास घर खाने के लिए आटा भी नहीं, मेरे 50 हज़ार रुपये की मांग कर रहे हैं साहब।
मौनी अमावस्या स्नान के मौके पर श्रद्धालु प्रयागराज स्थित संगम में डुबकी लगा रहे हैं। शास्त्रों में इस दिन मौन रहकर दान और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान पुण्य और पूजन से अन्य दिनों की तुलना में हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है और ग्रह दोषों के प्रभाव को कम होता है। इस दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य को दूध तिल से अर्घ्य देना भी विशेष लाभकारी माना जाता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहे TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।